नमस्ते, मैं डॉक्टर ज़ुबैर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आपका स्वागत करता हूं बीए पार्ट प्रथम वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र पर्यावरण भूगोल का अध्ययन करते हैं। नहरों में सेफ्टी टैंक से होने वाला रिसाव भी भूमिगत जल के प्रदूषण का कारण बनता है। जब हम देखते हैं नगरों के अंदर जो सेप्टिक टैंक होते हैं, जिन्हें हम खास तौर से गटर के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे घरों के अंदर जो आज हमने देखा है बड़े बड़े नगरों के अंदर जो टॉयलेट्स होते हैं, लेट्रिन होती है, उनका जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वहीं घर के अंदर गड्ढा खोदकर जो टंकी बनाई जाती है, टैंक बनाए जाते हैं, उसे हम गटर या सेप्टिक टैंक की संज्ञा देते हैं। उनसे भी, उनके रिसाव के कारण भी गंदा जल, ये मल जल धीरे धीरे हमारे भूमिगत जल स्रोतों में पहुंच जाता है और उनके प्रदूषण का कारण बनता है। अगला जो कारक है, जो कारण है जिसे हम मानवीय गतिविधियों के अंदर पढ़ रहे हैं, वो है कृषि। पहला हमने उद्योग पढ़ा, दूसरा हमने मल जल पढ़ा, अर्थात घरेलू अपशिष्ट। मल जल को दूसरे रूप में हम घरेलू अपशिष्ट भी कह सकते हैं। और तीसरा जो कारण है वो है कृषि। अधिक कृषि उत्पादन के लिए रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, जो कि जल प्रदूषण में वृद्धि कर रहा है। वर्तमान समय में हम ये देख रहे हैं कि कृषि से प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक लेने, अर्थात अधिक से अधिक उत्पादन लेके अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ता ही जा रहा है। कृषि कार्यों से होने वाले प्रदूषण की यह समस्या हरित क्रांति से प्रारंभ हुई। देखा गया कि भाई ये कृषि कारणों से प्रदूषण कब फैलना शुरू हुआ, तो इसको जोड़ के देखा गया कि हरित क्रांति जब भारत में शुरू की गई, और हरित क्रांति के अंदर हम ये जानते हैं कि भारत के अंदर खाद्यान्नों की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने जो उपाय किए थे, उन उपायों को हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं, जिसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत अधिक लेने के लिए, अर्थात खाद्यान्न की समस्या को खत्म करने के लिए विभिन्न प्रकार के उन्नत बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, विभिन्न प्रकार के यंत्रों, विभिन्न प्रकार की सिंचाई पद्धतियों का प्रयोग किया गया, जिससे निसंदेह भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर तो बन ही गया, पर उसके साथ कई प्रकार की हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ी, और ख़ास तौर से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण और विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। मृदा में मिश्रित उर्वरकों व कीटनाशकों के रसायन प्रवाहित जल के साथ बहकर नदियों, झीलों व तालाबों के जल को दूषित करते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया कि अरल सागर में मिलने वाली सरदरिया तथा अमुदरिया नदियों में संचित क्षेत्रों में किसानों द्वारा बड़ी मात्रा में प्रयुक्त रसायन के नदी जल में घुलकर आने से अरल सागर के जल में निरंतर विषाक्तता बढ़ रही है। ये एक वैज्ञानिक अध्ययन में पाया गया। रासायनिक उर्वरकों के नाइट्रेट व फास्फेट रिसाव के साथ जमीन के अंदर पहुंचकर भूमिगत जल को भी प्रदूषित करते हैं। अब जो ये रासायनिक उर्वरकों के अंदर नाइट्रेट और फास्फेट प्रकार के जो रसायन होते हैं, ये धीरे धीरे भूमिगत जल तक पहुंच जाते हैं, जमीन के साथ धीरे धीरे रिश्ते हैं धरती से और भूमिगत जल स्रोतों तक पहुंच जाते हैं। तो न केवल ये प्रदूषक तत्व सतही जल को प्रदूषित करते हैं, अपितु भूमिगत जल को भी प्रदूषित करते हैं। जल प्रबंधन के अभाव में अवैज्ञानिक सिंचाई प्रणालियों के कारण भी जल प्रदूषित हो रहा है। अब ये देखा गया है कि जल प्रबंधन का जो अभाव रहा है, जल को प्रबंधन करने के अंदर जो कमी रही है, और विभिन्न प्रकार की अवैज्ञानिक सिंचाई प्रणालियों का जो उपयोग किया जा रहा है, उससे भी जल प्रदूषण लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। अत्यधिक सिंचाई से जल में लवणीयता व क्षारीयता बढ़ती है। वायुयानों द्वारा कीटनाशकों के छिड़काव से वायुमंडल में तैरते उनके कण सीधे या वर्षा द्वारा जल स्रोतों में पहुंचकर जल प्रदूषण करते हैं। अभी देखते हैं कि जब हम अत्यधिक सिंचाई करते हैं तो लवणीयता की समस्या बढ़ती है। दूसरी ओर कृषि कार्यों के अंदर कई बड़े बड़े देश ऐसे हैं जहां पर बहुत वृहत स्तर पर कृषि की जाती है। वहां पे कृषि फार्मों का, अर्थात कृषि जोतों का आकार बहुत बड़ा होता है, जहां पर हाथ से या ट्रैक्टर से या जमीन पर चलने वाली मशीनों से कीटनाशकों का छिड़काव नहीं किया जाता। ऐसे बड़े बड़े फार्मों के अंदर छोटे वायुयानों या हेलीकॉप्टर्स द्वारा कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है, जो आगे
पीछे जल में पहुंचकर जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। वर्षा जल के साथ बहकर जाने वाले उर्वरकों के रसायन झीलों व तालाबों में पहुंचकर उनके जल को पोषक पदार्थों की दृष्टि से समृद्ध करते हैं। अतः जल में शैवाल व अन्य वनस्पतियां अत्यधिक वृद्धि होने से प्रदूषण बढ़ता है। अब दूसरी ओर क्या होता है कि कई बार ये जो रासायनिक तत्व होते हैं, कीटनाशक होते हैं, ये खास तौर से जो उर्वरक होते हैं, वास्तव में उर्वरक क्या करते हैं, खास तौर से जब हम उर्वरकों का प्रयोग कृषि के अंदर करते हैं तो अधिक फसलोत्पादन प्राप्त करने के लिए, अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए करते हैं, क्योंकि उसमें रासायनिक रूप से कई पोषक तत्व होते हैं। जब ये कृषि उर्वरक जल के साथ मिलकर आसपास की झील व तालाब में पहुंच जाते हैं तो वहां भी इस प्रकार के पोषक तत्व पहुंच जाते हैं जो जल में उगने वाली वनस्पति, खास तौर से शैवाल व अन्य वनस्पति की पैदावार में बड़ी तेजी से वृद्धि कर देते हैं। तो ये वनस्पति वहां पर किसी ने उगाई नहीं, पर मानव ने कृषि कार्य में जिन उर्वरकों का प्रयोग किया था उन उर्वरकों के वहां पहुंचने से, अर्थात उन उर्वरकों में मौजूद पोषक पदार्थों के कारण प्राकृतिक जल स्रोतों के अंदर मिलने वाली प्राकृतिक वनस्पति के अंदर बड़ी तेजी से वृद्धि होने लग गई और ये वृद्धि, अत्यधिक वृद्धि भी उस जल स्रोत के लिए प्रदूषण का कारण बन गई। कीटनाशकों के निरंतर बढ़ते प्रयोग से जल स्रोतों में पारा, क्लोरीन, फ्लोरीन, डीडीटी आदि हानिकारक रसायनों की मात्रा बढ़ रही है। इस प्रदूषित जल के प्रयोग से जीवों के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहे हैं। अभी देखा गया है कि इस प्रकार के प्रदूषित जल जब हम देखते हैं, जब जल में प्रदूषण हो चुका है, वो अपनी गुणवत्ता को खो चुका है, उसकी गुणवत्ता में कमी आ चुकी है। जब कभी भी इस प्रकार के गुणवत्ताहीन या गिरी हुई गुणवत्ता के पदार्थों का उपयोग किया जाएगा तो उसके परिणाम दुष्प्रभाव के रूप में ही सामने आते हैं। अगला जल प्रदूषण का जो कारण है, हम मानवीय गतिविधियों के अंदर पढ़ रहे हैं, वो कारण है खनन क्रिया। खनन क्रिया का मतलब आप जानते हैं, जमीन को खोदकर, भूमि को खोदकर विभिन्न प्रकार के खनिजों को निकालने की क्रिया को हम खनन क्रिया कहते हैं। विभिन्न प्रकार के खनिजों के उत्खनन से निकलने वाले पदार्थ जल स्रोतों में मिलकर जल प्रदूषण का कारण बन रहे हैं। सागर तली से खनिज तेल की खुदाई के समय यकायक तेजी से निकलने वाला तेल विस्तृत सतह पर फैलकर समुद्री जल को प्रदूषित करता है। अब खनन कार्य के अंदर ये देखा जाता है कि कई बार पेट्रोलियम का जो खनन किया जाता है वो समुद्री क्षेत्रों के अंदर सागर तली पर किया जाता है और बहुत गहराई में जाकर उनको ड्रिल किया जाता है। अब ड्रिल करने के बाद जैसे ही भूमिगत जो पेट्रोलियम के स्रोत तक होते हैं, वहाँ पे जब छेद होता है तो तेज़ी से नीचे से पेट्रोल निकलकर ऊपर की ओर आता है। जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा, बोरिंग करते हैं तो बोरिंग के समय भूमिगत जल तेज़ी से निकलकर जब ऊपर आता है तो सागर क्षेत्रों के अंदर जब वो भूमिगत क्षेत्र से खनिज तेल अर्थात पेट्रोलियम निकलकर ऊपर आता है तो बहुत बड़े स्तर पर वो समुद्री जल को प्रदूषित कर देता है। उदाहरणार्थ 1969 में कैलिफोर्निया के तट के निकट तेल खुदाई के दौरान सांता बारबरा चैनल से 10 दिन तक बहा हजारों गैलन तेल विस्तृत सागरीय जल में प्रदूषण का कारण बना। अत्यधिक गहराई से खनन के कारण खनन क्षेत्रों में भूमिगत जल भी प्रदूषित हो जाता है। जब अत्यधिक गहराई में खनन किया जाता है तो खनन क्षेत्रों के आसपास के अंदर वहां का भूमिगत जल भी प्रदूषित हो जाता है। खनिजों के महीन कण व मलबा वर्षा जल के साथ बहकर नदियों व झीलों तक पहुंच जाता है। अब क्या होता है, जो खनिजों के बारीक कण होते हैं, महीन कण होते हैं, वो वर्षा के जल के साथ बह करके आसपास के स्थित शुद्ध जल के क्षेत्रों में और जलाशयों में पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के पश्चात वो इनको दूषित व प्रदूषित कर देते हैं। पर वो कण आए कहां से, उनका मूल कारण क्या है? उनका मूल कारण खनन क्रिया ही होती है। विशेषकर कोयला खदानों से बड़ी मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ निकलकर निकटवर्ती नदी नालों में छोड़ दिए जाते हैं और जहां से ये बड़े जल स्रोतों तक पहुंच जाते हैं। उदाहरण के लिए दुर्गापुर कोयला खदानों पर स्थित कोयला धुलाई संयंत्रों से प्रतिवर्ष
1800 टन कोयला दामोदर नदी में डाला जाता है। अब ये एक अध्ययन से निकलकर सामने आया है कि प्रतिवर्ष जो दुर्गापुर कोयला खदान है वहां पर कोयले की जो धुलाई की जाती है उस संयंत्र में, वहां से लगभग 1800 टन कोयला दामोदर नदी में उंडेल दिया जाता है। तो आप देखते हैं कि प्रतिवर्ष कोयले की इतनी ज्यादा मात्रा नदी में पहुंच रही है जिससे वहां प्रदूषण बढ़ रहा है। खनन क्षेत्रों में जल के द्वारा मृदा अपरदन भी अधिक होता है। अब खनन क्षेत्रों में आप ये देखते हैं तो वहां पे जल के द्वारा मृदा अपरदन भी अधिक होता है, क्योंकि वहां पर जमीन को पहले से ही खोदा जा चुका है, वहां पे जमीन समतल नहीं होती, वहां की मृदा जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा ढीली और असंगठित मात्रा में होती है। ऐसी स्थिति में जब कभी भी वहाँ वर्षा होती है तो वर्षा जल आसानी से उस क्षेत्र की मृदा को अपरदित कर अपने साथ ले जाता है और मृदा अपरदन द्वारा जल प्रदूषण का कारण बनता है। इस प्रकार खनिज अपशिष्टों तथा अपरदित पदार्थों के कारण प्रवाहित जल की वहन क्षमता बहुत कम हो जाती है तथा जल अत्यधिक प्रदूषित हो जाता है। इस कारण खनन क्षेत्रों में प्रवाहित अनेक नदियां दलदली भागों में बदल गईं। अब होता क्या है कि जब नदी के जल के अंदर या प्रवाहित जल के अंदर इस प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ घुल जाते हैं तो वो जल गाढ़ा हो जाता है और गाढ़ा जल उतनी तेजी से नहीं बह पाता जितना कि शुद्ध जल बह पाता है। तो ऐसी स्थिति में अत्यधिक मात्रा में जब ये खनिज उन प्रवाहित जल में अर्थात नदियों, सरिताओं, नालों में मिलते हैं, धीरे धीरे वो जल गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा होके वो दलदल में बदल जाता है। तो ये देखा गया है कि खनन क्षेत्रों के आसपास में जो प्रवाहित जल के क्षेत्र हैं, नदी, नाले, सरिताएं हैं, वो वास्तव में आज दलदली भागों में बदल चुके हैं। अगला जो कारण है जल प्रदूषण का वो है परिवहन। परिवहन के लिए जल मार्गों का प्रयोग प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है। पाल नौकाओं के प्रयोग के कारण तब तक जल प्रदूषण को कोई खतरा नहीं था। अब जब हम बात करते हैं परिवहन की तो आज भी विश्व के अंदर जब हम परिवहन का अध्ययन करते हैं तो विश्व में सर्वाधिक जो परिवहन देखा जाता है व्यावसायिक रूप से वो जल परिवहन के रूप में ये देखा जाता है, क्योंकि वास्तव में जल परिवहन दुनिया का सबसे सस्ता परिवहन होता है। इसके लिए किसी मार्ग को बनाने की आवश्यकता नहीं होती। अब जल को परिवहन के साधन के रूप में प्राचीन काल से ही देखा जा रहा है, पर उस समय पाल नौकाओं के द्वारा अर्थात जो पाल लगी होती थी और हवा के दबाव के कारण वो जलपोत चला करते थे, उस समय कोई ज्यादा खतरा नहीं हुआ करता। किंतु आज जहाजों में कोयला व खनिज तेल का ईंधन के रूप में प्रयोग होने के बाद समुद्रों में जल प्रदूषण बढ़ने लगा है परिवहन के साधनों द्वारा। वर्तमान समय में ये देखा गया है कि जैसे जैसे हमारी तकनीकी प्रौद्योगिकी होती गई, जैसे जैसे हमने तकनीकी ज्ञान हासिल किया, हमने नए जलयान बनाना स्टार्ट कर दिए, जलपोत बनाना स्टार्ट कर दिए। अब वो पाल नौकाओं के बजाय विभिन्न प्रकार के खनिज तेल या कोयले के माध्यम से चलने लगे। इसके कारण धीरे धीरे जल प्रदूषण में भी वृद्धि होने लग गई। जल परिवहन सस्ता होने के कारण भारी पदार्थों का परिवहन प्राय जल मार्गों से ही किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जल परिवहन दुनिया का सबसे सस्ता परिवहन है, क्योंकि इसमें मार्ग बनाने की आवश्यकता नहीं होती और ये सस्ता परिवहन है। इसलिए जो भी भारी पदार्थ हैं जिनकी परिवहन की लागत बहुत ज़्यादा आ सकती है, उनको प्राय जल मार्गों द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। जहाज़ों से होने वाले तेल रिसाव के कारण समुद्रों में प्रदूषण होता है। प्रतिवर्ष विश्व में 10 करोड़ टन से भी अधिक पेट्रोलियम पदार्थों का परिवहन सागरीय मार्गों से होता है। अब हम ये देखते हैं जो पेट्रोलियम पदार्थ है उनका परिवहन पूरे विश्व के अंदर सागरीय मार्गों से होता है और जहाज़ों से जब कभी भी तेल का रिसाव हो जाता है तो ये तेल बहुत ही बड़ी मात्रा में उस जल स्रोत को प्रदूषित करता है। परिवहन के दौरान अनुमानित रूप से 0.01% तेल का रिसाव होता है, अर्थात प्रतिवर्ष 2 लाख गैलन तेल समुद्र में गिरता है। अब हम ये देखते हैं कि प्रतिवर्ष 10 करोड़ टन से अधिक पेट्रोलियम का परिवहन जलमार्गों द्वारा होता है और एक अनुमान लगाया जाए तो 0.0% तेल का रिसाव तो हो ही जाता है परिवहन की इस संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान। यदि हम इसे 10 करोड़ टन से
निकालें तो मात्रा के रूप में ये 2 लाख गैलन होता है, जो कि एक बहुत बड़ी मात्रा है, क्योंकि जलीय क्षेत्रों में पेट्रोलियम पदार्थों द्वारा फैलाया जाने वाला जल प्रदूषण अत्यधिक घातक और बहुत लंबे समय तक चलने वाला प्रदूषण होता है। तेल रिसाव के कारण सर्वाधिक प्रदूषण सक्रिय समुद्री मार्गों में होता है, जहां से प्रतिदिन सैकड़ों जहाज गुजरते हैं, जैसे सुएज नहर, मलक्का जलडमरू मध्य आदि। इस अध्याय के असाइनमेंट के रूप में आपको जल प्रदूषण के मानवीय कारणों में से किन्हीं 2 कारणों पर टिप्पणी लिखनी है। ये प्रश्न एक लघुतरात्मक प्रकार का प्रश्न है। इसमें प्रत्येक टिप्पणी 100 से 150 शब्दों के मध्य होना चाहिए। धन्यवाद, आपने ये वीडियो अंत तक देखा। जल्दी ही नए अध्याय के नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।